और चलिए शुरुआत करते हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्रव्यूह। आपके साथ मैं हूं मोनिका। ये कार्यक्रम समाज के उन स्याह पहलुओं पर रोशनी डालने का एक प्रयास है जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। जब बाहुबल, दबंगई और गुंडागर्दी आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित करने लगते हैं, आम लोगों का जीना मुहाल हो जाता है। हमारा ये प्रोग्राम उन आवाजों को सामने लाने के लिए समर्पित है जो डर, दबाव और बेबसी के चलते अक्सर दबकर रह जाती हैं। हमारा मकसद न सिर्फ इन मुद्दों को उजागर करना है, बल्कि पीड़ितों को बोलने का साहस देना है और समाज को जागरूक करना भी है। कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन जब यही जीवन बिल्डर्स के लालच और अफसरों की सुस्ती की भेंट चढ़ने लगे तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है। उत्तर प्रदेश में कागज पर तो भूजल को बचाने के लिए बेहद कड़े कानून हैं। 2019 का अधिनियम है, लाखों का जुर्माना है और सालों की जेल है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि नोएडा से लेकर ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक एक तरफ जनता पीने के पानी की बूंद बूंद को तरस रही है, तो दूसरी तरफ बिल्डर खुलेआम लाखों लीटर भूजल नालियों में बहा रहे हैं। आज चक्रव्यूह में हम पर्दाफाश करेंगे उस गठजोड़ का जो हमारे आने वाले कल को सुखा रहा है। देखिए हमारी ये विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में गिरते भूजल स्तर को रोकने और पानी की बर्बादी को नियंत्रित करने के लिए यूपी ग्राउंड वाटर एक्ट 2019 लागू है। कानून कहता है कि किसानों को छोड़कर हर कमर्शियल और बड़े अपार्टमेंट यानी बल्क यूजर को भूजल निकालने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और एनओसी लेना अनिवार्य है। सबमर्सिबल लगाने वालों के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य है और तौर कानून में पहली बार गलती पर 1 साल और दूसरी बार पर 7 साल तक की जेल और 20 लाख रुपए तक के जुर्माने का सख्त प्रावधान है। लेकिन ये सख्त कानून सिर्फ सरकारी फाइलों तक ही सीमित है। कानून को ठेंगा दिखाने की सबसे बड़ी तस्वीर नोएडा के सेक्टर 155 से है, जहां एसी बिल्डर द्वारा बेसमेंट बनाने के नाम पर पिछले 2 सालों से दिन रात भूजल को खींचकर गंदी नालियों में बहाया जा रहा है। लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि जिम्मेदार सरकारी विभाग ने अपनी आंखें मूंद रखी है। गौतम बुद्ध नगर और आसपास की जो भूजल है वो लगातार उसका स्तर नीचे गिरता जा रहा है, जिसको लेकर के एक आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट दोनों ही बहुत चिंतित हैं। उन्होंने अभी मतलब जो जानकारी मिली है कि यूपी गवर्नमेंट ने यहाँ के डीएम को एक लेटर लिख करके और 10 दिन में भूगर्भ जल के बारे में क्या कार्रवाई की जा रही है या जो कौन कौन इसके लिए दोषी हैं वो पूरा एक ब्यौरा मांगा है और डीएम गौतम बुद्ध नगर को 10 दिन के अंदर इस पर जवाब देना है। और अब आपको हम लोग इसकी हकीकत दिखाते हैं कि भूगर्भ जल विभाग का क्या हो रहा है। हमारे साथ पर्यावरणविद विक्रांत तोगड़ जी भी हैं, जिनका बार बार ये प्रयास रहता है कि जो भूगर्भ जल है और जो पर्यावरण है उससे छेड़छाड़ ना हो, उसके बचाव के लिए सरकारी मशीनरी को आगे आना चाहिए। ये जैसे ये जो जल गिर रहा है ये कब से गिर रहा है और क्यों गिर रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल सर, इसके बारे में लगातार यहाँ आसपास नोएडा के जो किसान भाई हैं जिनकी यहाँ खेती बाड़ी रही है या अभी भी है, वो लगातार 2 साल से इसके बारे में प्रशासन को, हमारे जैसे पानी और पर्यावरण पर काम करने वाले लोगों को आगाह कर रहे हैं, लगातार सूचनाएं दे रहे हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई रुकावट पानी के दोहन में नहीं आई है। ये अंदर से निकाल करके बेसमेंट बनाने के लिए बड़े पैमाने पर भूजल को जो है गंदे पानी में मिलाया जा रहा है। इस तरह से यहाँ का जल स्तर 2-3 मीटर नीचे जा रहा है हर साल। नहीं तो ये क्या जो जल गिर दिख रहा है हमें, जो पाइपलाइन से निकलता हुआ, ये क्या 24 घंटे से बहता रहता है? 24 घंटे सातों दिन, कई बार 2 से 5 साल तक, 5 से 6 साल भी किसी किसी प्रोजेक्ट में यहाँ निकला है। क्योंकि 2010 से ये मैटर हम लोग देख रहे हैं। 2010-11 में हम एनजीटी गए थे, 2013 में ऑर्डर आ चुका है कि इस तरह का भूजल दोहन, इस तरह पानी का अपव्यय नहीं करना है। एनजीटी के आदेशों का उल्लंघन में और माननीय योगी जी ने 2019 में भूजल संरक्षण के लिए कानून बना दिया गया है, उसका उल्लंघन करके भी नोएडा गेट नोएडा में तमाम कंस्ट्रक्शन साइटों पर भूजल का अथाह दोहन किया जा रहा है। तो मतलब माना जाए कि जो ये बिल्डर है, जो एस लिखा हुआ है, एस सुसाइमन का बिल्डर जो बन रहा है, तो ये अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए यानी साफ पानी को गंदे पानी में मिला रहे हैं। बिल्कुल साफ पानी को निकाला जाता है, नीचे स्थान बनाया जाता है,
कई कई फ्लोर बेसमेंट बनाए जाते हैं, साफ पानी को निकाल करके गंदे पानी में इधर उधर नाले में या खुले में डाल दिया जाता है और फिर अपनी बिल्डिंग बनाई जाती है। जबकि जहां पानी आ गया है, जहां अगर 10 मीटर नीचे पानी आ गया है आपके प्रोजेक्ट, तो आप बेसमेंट मत बनाइए 10 से ज्यादा नीचे, आप ऊपर हाइट बढ़ा लीजिए। तो पानी का कोई विकल्प देखिए। अभी यही काम किसी और विकसित देश में हो रहा होता तो एक एक बूंद पानी बचाई जाती। हमारे यहाँ पर लोगों को नियमों का पालन ना करने की एक तरह से एक आदत हो गई है, तो ये पानी का अपव्यय किया जा रहा है। अदरवाइज बिल्डिंग भी बन जाएगी, पानी भी बच जाएगा, ऐसे साधन है। साइंस इतना तरक्की कर चुका है। नहीं, जैसे आप लोग बार बार सवाल भी उठा रहे हैं और शासन से डीएम गौतम बुद्ध नगर को एक लेटर लिख करके जवाब भी मांगा गया है, तो इसकी भी शिकायत आप लोगों ने की होगी। इसकी लगातार शिकायत हो रही है। ऐसे 20-50 साइट है यहाँ पर, सबकी शिकायतें जा रही हैं। हमें तो 1 साल बाद इसमें हमने इंटरव्यू किया था। 1 साल पहले लगातार किसान संगठनों ने या जो आम लोग हैं यहाँ के, जो और सामाजिक कार्यकर्ता सब कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि आप हमारा इस पे काफ़ी दिन से काम है, तो हमें तो 1 साल बाद इसकी सूचना दी लोगों ने, जब कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब हम भी इसे 1 साल से लगातार लिख रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई इस पे नहीं हुई है। देखा आपने कि एक तरफ तो हम ये चिंता कर रहे हैं कि जलस्तर लगातार नीचे गिर रहा है और जिससे कि जो मानव सभ्यता है, मानव जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं, उनके लिए धीरे धीरे खतरा व्याप्त होता जा रहा है। और एक तरफ पिछले 2 साल से लगातार चौबीसों घंटे ये पानी बेसमेंट से निकाला जा रहा है और गंदे पानी में नालियों में बहाया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये पानी यहाँ से बह रहा है और लगातार पानी का दोहन जारी है। जिला प्रशासन छोटी छोटी सोसाइटियों और जो ये भूगर्भ है वो जाके बिल्डर्स को चेक कर रहा है, लेकिन उनको क्या ये पानी की जो बर्बादी है वो दिख नहीं रही है। सरकार ने एक रिपोर्ट मांगी है, अब देखना ये है कि गौतम बुद्ध नगर जो जिलाधिकारी हैं वो इसको बंद कराते हैं या नहीं, या क्या रिपोर्ट बना करके शासन को भेजी जाती है। एक तरफ नोएडा में पानी बहाया जा रहा है, दूसरी तरफ ग्रेटर नोएडा वेस्ट की तमाम सोसाइटीज में रहने वाले लोग पीने के पानी के गंभीर संकट से जूझ रहे हैं। जहां जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, लेकिन बिल्डर्स की रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम सिर्फ कागजों पर जिंदा है। सोचिए, जिस पानी की एक बूंद बचाने के लिए दुनिया अलार्म बजा रही है, उसी पानी को यहाँ खुलेआम नालियों में बहाया जा रहा है। हालात ये है कि लोग पानी खरीद कर पी रहे हैं, लेकिन भूजल लूटने वाले बेखौफ हैं, क्योंकि पानी सिर्फ संसाधन नहीं, आने वाली पीढ़ियों की सांस है। इंडिया डेली आज आपको ये दिखा रहा है कि कैसे लोगों को पीने का पानी मैसर नहीं हो रहा है, लेकिन तमाम बिल्डरों के द्वारा जो भूजल का दोहन किया जा रहा है उसको कैसे नालियों में बहाया जा रहा है। इस समय हम लोग ग्रेटर नोएडा में एक मिक्सन बिल्डर है, उनके ये देखिए प्रोजेक्ट यहाँ पे बन रहा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है यहाँ पे, और कैसे वो बेसमेंट बनाने के लिए पानी को वहाँ से निकाल रहे हैं और यहाँ देखिए नालियों में बहाया जा रहा है। जो हमारे साथ विक्रांत तोंगड़ जी हैं। विक्रांत जी, जो अभी जैसे यहाँ पे आप बता रहे हैं, ये कब से ये प्रोजेक्ट कब से पानी बहा रहा होगा? इसको भी लगभग 1 साल हो गया है। करोड़ों लीटर पानी ये 24 घंटे लगातार बहाते हैं और सातों दिन सप्ताह में बहता है। महीने में 30 दिन 31 जितने भी पूरे समय ये बहता रहता है। आसपास के लोग यहाँ भी आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि किसानों के पंप सूख गए हैं, बोरवेल सूख गए हैं, या उन्हें और गहराई में ले जाने पड़ रहे हैं अपने जो बोरिंग है, क्योंकि जल स्तर लगातार गिर रहा है। तो ऐसे में इसकी लगातार शिकायतें लोग कर रहे हैं जिला प्रशासन से, भूजल विभाग से, पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है अभी। जैसे इसमें एक जानकारी पहले मिली थी कि ये पानी जो है वो सड़क से उस पार जा करके गिराया जाता था, हाँ। तो वो फिर पानी वहां से हटा करके और यहाँ पे गिरने लगा। बिल्कुल, देखिए ये सड़क तोड़ करके, जिसमें अगर कोई आम आदमी ये काम करता तो एफआईआर हो जाती सड़क तोड़ने पे। दो सड़क तोड़ के, बाकायदा पक्का रोड तोड़ के, और फिर उधर पानी ले जाया गया और सीवर को पंचर करके, जो सीवर लाइन होती है उसको पंचर करके बिना परमिशन के किया। फिर अथॉरिटी में जब शिकायतें हुई, दबाव हुआ उन पे मीडिया का, सब तरह का, तब जाके अथॉरिटी ने वो लाइन तोड़ दी इनकी। अब जब लाइन तोड़ दी तो अब ये ऐसे खुले में पानी बहा रहे हैं, शीतल जल है, गंगा जी के जल से भी ज्यादा साफ जल दिख रहा है ये। वो हम दिखा सकते हैं कि अपने कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं। देखिए पीने एकदम साफ पानी, मतलब ऐसा पानी अभी नोएडा, ग्रेटर नोएडा में हम लोगों ने तो खैर नहीं देखा था, कि जैसे एकदम दर्पण की तरह है और एकदम स्वच्छ जल नाली में बह रहा है और जा करके गंदे पानी में मिल रहा है। अभी जैसे भूजल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से आप बता रहे थे कि एक लेटर जारी हुआ है, शासन से भी लेटर जारी हुआ है, तो उस लेटर में क्या बोला गया है? बिल्कुल, देखिए अगर लेटर को वर्ड टू वर्ड भी पढ़ के हम दिखा सकते हैं, बट मोटे तौर पर लेटर में जिक्र किया गया है, जब शिकायतें यहाँ से पहुंची है
तो जो भूजल विभाग है लखनऊ में उनका हेड ऑफिस है, उत्तर प्रदेश का विभाग है, उन्होंने डीएम को जो है चिट्ठी लिखी है कि 10 दिन के अंदर पूरा एक्शन लेकर के जो भूजल कानून जो योगी जी ने 2019 में बनाया है उसको पालन करते हुए 10 दिन में रिपोर्ट देनी है लखनऊ को। तो अब देख रहे हैं कि हम 10 दिन में क्या कार्रवाई होती है। अभी कई दिन हो चुके हैं, अभी भूजल के जो निकासी उसमें कोई रुकावट नहीं हुई है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकार ये मान रही है कि जो भूजल की बर्बादी है उस पर जो कानून बना है उसका पालन सही से नहीं हो पा रहा है। शायद क्या इसीलिए सरकार ने या शासन ने लेटर लिख करके डीएम से जवाब मांगा है? बिल्कुल, देखिए ये उल्लंघन तो सीधा है। जो अधिनियम 2019 का बना हुआ है और जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, एनजीटी का ऑर्डर है, खुद मेरे ही केस में 2013 का ऑर्डर है, 11 जनवरी 2013 का, जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है इस तरह से कंस्ट्रक्शन के लिए ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन नहीं किया जा सकता। हर तरह से ये उल्लंघन है और सारे उल्लंघनों को आप छोड़िए, नैतिक दायित्व हमारा बनता है जब कहीं कोई टोटी से पानी बह रहा होता है लोग उसको भी बंद करते हैं, और यहाँ तो करोड़ों लीटर साफ जल रोजाना बह रहा, तो हमारा कोई नैतिक दायित्व नहीं है। लेकिन 10 दिन की जो बात कही गई है, 10 दिन में पहले 2-3 दिन में ही प्रभाव दिख जाता है आमतौर पर कोई अगर चिट्ठी आती है लखनऊ से, लेकिन इस केस में कोई प्रभाव अभी नहीं दिखा है। तो अगर आप कह रहे हैं कि मतलब जल दोहन का प्रावधान एनजीटी में नहीं है, उस पर रोक है, तो अगर कोई करता हुआ पाया जा रहा है तो उसमें सजा का कोई प्रावधान है कि नहीं? देखिए, सजा के प्रावधान अधिनियम 2019 का जो बनाया है भूजल को की रोकथाम हेतु, उसमें है, उसमें कुछ क्लॉजेस में 6 महीने साल भर की भी सजा का प्रावधान है। लेकिन अब ये मामला कोर्ट तक जाएगा या शासन तय करे कि इस तरह का जो पॉल्यूशन कर रहे हैं कितनी सजा देनी है, कितना फाइन लगाना है, पहले रोकना है नहीं रोकना है, ये सब अब रिपोर्ट जो जाएगी उसके ऊपर निर्भर होगा। अगर रिपोर्ट में कुछ खामी रहती है तो फिर हम कोर्ट का रुख कर सकते हैं, एनजीटी का रुख कर सकते हैं। देखा आपने कि सरकार को इसका मतलब ये अंदेशा हो चुका है कि जो जल दोहन के लिए कानून बनाया गया है उसका पालन नहीं हो रहा है। इसीलिए शासन से जो लेटर डीएम गौतम बुद्ध नगर को लिखा है उसमें केवल और केवल 10 दिन का समय दिया गया है कि इस पर कार्रवाई करते हुए जो यथास्थिति है उससे अवगत कराया जाए। अब देखना यह है कि अभी तक तो खैर कोई असर पड़ा नहीं, कोई रोकथाम हुई नहीं, तो वो लेटर का जवाब केवल कागजों पर उसकी भरपाई की जाती है या वास्तव में जो जल दोहन है उसमें रोक लगाई जाती है। अगर आज भी सिस्टम नहीं जागा तो आने वाले वक्त में लड़ाई जमीन की नहीं पानी की होगी, और तब सवाल पूछा जाएगा कि जब धरती का पानी मर रहा था तब जिम्मेदार लोग आखिर क्यों खामोश थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। यूपी में भूजल बचाने के दावे बड़े बड़े, लेकिन जमीनी हकीकत डराने वाली है। कानून किताबों में कैद है और पानी नालियों में बह रहा है। ग्रेटर नोएडा की हाई प्रोफाइल सोसाइटी ला रेजिडेंसिया में एक बार फिर हजारों लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। 29 टावर, 2200 से ज्यादा परिवार और यहाँ पानी गायब। हालात ऐसे हैं कि लोगों को खुद टैंकर मंगवाकर जिंदगी चलानी पड़ रही है। सवाल यह है कि जब सोसाइटी में पीने का पानी नहीं तो आखिर हजारों लीटर पानी बर्बाद कौन कर रहा है। ये तस्वीर यूपी के हाईटेक शहर ग्रेटर नोएडा की ला रेजिडेंसिया सोसाइटी की है। दावे में इसे सपने का आशियाना कहा जाता है, लेकिन आज यहाँ की हकीकत यह है कि 29 टावर, 2200 से ज्यादा परिवार और तकरीबन 7000 से ज्यादा आबादी सुबह से पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। घरों के नल सूखे पड़े हैं और लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ला रेजिडेंसिया में वाटर क्राइसिस, 29 टावर, 2200 से ज्यादा परिवार, बूंद बूंद को तरसे लोग, टैंकरों के सहारे चल रही जिंदगी, भूजल खत्म, जिम्मेदार कौन। सोसाइटी में पानी का संकट इतना गहरा गया है कि निवासियों को अपनी जेब ढीली करके निजी पानी के टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में भूजल की बर्बादी और जल संरक्षण को लेकर जो बड़े बड़े कानून बनाए गए हैं वो आखिर है कहाँ। कागजों पर तो पानी बचाने की बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन जब धरातल पर हजारों लोग पानी के लिए त्राही त्राही करते हैं तो प्रशासन और बिल्डर दोनों मौन हो जाते हैं।
हमारे साथ करप्शन फ्री इंडिया के राष्ट्रीय सलाहकार प्रोफेसर डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा जी हैं। और ये संगठन जो है तमाम विभागों में जो भ्रष्टाचार है उनको रोकने के लिए और तमाम मुद्दों जैसे कि जल दोहन, जो भूगर्भ का जो जल दोहन हो रहा है उसको रोकने के लिए भी ये लोग तमाम आंदोलन कर चुके हैं। और इन्हीं से जानते हैं कि क्या आंदोलन और क्या पहल आप लोगों ने की और कहाँ कहाँ पर जल दोहन हो रहा है। जी डॉक्टर साहब। जी, नमस्कार और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस ज्वलंत मुद्दे को उठाया और हमारी आवाज़ लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया है। जो हमारा गौतम बुद्ध नगर जनपद है, मेरी आयु आज 54 वर्ष है और जब मैं बचपन की अगर बात करूँ तो 20 फुट पे पानी आ जाता था और आज 200 फुट पे पानी नहीं आ रहा है। ये इस कारण नहीं आ रहा है कि पहले यहाँ जल थे, जंगल था और खेत था, लेकिन आज कंक्रीट के जंगल हो गए हैं। ज़्यादातर यहाँ की ज़मीन दे दी गई है बिल्डरों को। नीति तो बनाई गई है, लेकिन बिल्डर अपनी जहाँ से बिल्डिंग शुरू करता है उसके कम से कम 3 माले नीचे तक पार्किंग के लिए या किसी भी तरह से बेसमेंट खोदता है और जब वो बेसमेंट खोदता है तो वहाँ पे ढेर सारा जल निकलता है और उस जल को वो यूं ही बहा देता है नालों में या किसी तरह से। तो वहाँ पे वो जो जल दोहन उसका हो रहा है उसके चलते तत्काल तो आज आप बहुत तगड़े प्रेशर पंप लगाकर पानी ले लेंगे, लेकिन जो पानी आ भी रहा है उसमें आर्सेनिक आ रहा है, जहर, वो धीमा जहर है और वो धीरे-धीरे यहाँ के लोग आजकल, पहले मैंने कभी कैंसर से मौतें गौतम बुद्ध नगर में नहीं सुनी थी। आज कैंसर से और डिटेक्ट होता है चौथी स्टेज पे, जिसका सबसे बड़ा कारण है पर्यावरण में जो प्रदूषण है उसके अलावा जल का जो दोहन हो रहा है, जो हम दूषित जल पी रहे हैं। हर एक की तो ताकत है नहीं कि वो आरओ लगवा ले अपने घर में और यदि आरओ भी लगवा लें तो वहाँ भी पता पड़ता है कि बहुत सारे मिनरल्स भी उसमें चले जाते हैं। तो ये जो एक इनका जो हैंड इन ग्लोव हो गए हैं यहाँ का प्रशासन कहीं न कहीं उन जितने भी यहाँ पे बिल्डर्स हैं, उनके साथ में, क्या उनकी आँखों को नहीं दिख रहा? जब हमें दिख रहा है, तो दिख तो उनको भी रहा है। तो वो वहाँ पर थूक पॉलिश करते हैं, वहाँ पर जाके ना मालूम कुछ जुर्माना लगाया कि नहीं लगाया, रोक की कोई व्यवस्था नहीं करते, चेक पॉइंट कुछ नहीं है। हमारे संगठन ने अनेकों बार शिकायतें की, ज्ञापन दिए। भारत में जो प्रजातांत्रिक तरीके से किसी समस्या के समाधान के प्रयास हैं वो सब हमने किए, आंदोलन किए, रैलियां निकाली और लेकिन उस सब पे हमें केवल झूठे आश्वासन ही मिले, कोई ठोस कार्यवाही आज तक नहीं हुई। जैसे आपके संगठन ने जो चिन्हित किए होंगे तो ऐसे कितने पॉइंट्स हैं, गौतम बुद्ध नगर की बात करें, हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बात करें तो जहाँ पे जल दोहन का खुलेआम मतलब हो रहा है और अधिकारियों को दिख नहीं रहा है। देखिए, एग्जैक्ट संख्या मेरे लिए एज ए नॉर्मल सिटीजन थोड़ा बताना मुश्किल है, लेकिन एक भी बिल्डर साइट ऐसी नहीं है जहाँ पे जल दोहन, जल का दुरुपयोग नहीं हो रहा हो। तो और इस वक्त ग्रेट गौतम बुद्ध नगर में कंस्ट्रक्शन टॉप पर है। तो न्यूनतम न्यूनतम मैं ऐसा मानता हूँ कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जेवर के क्षेत्र में जहाँ लगभग हर जगह कंस्ट्रक्शन हो रहा है, 100 मीटर पर दूसरी बिल्डिंग बन रही है, तो ऐसे में ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कम से कम 1000 जगहें गौतम बुद्ध नगर में ऐसी हैं जहाँ पे जल का दुरुपयोग हो रहा है। और इसके साथ दूसरा कोड में खाज ये है कि गौतम बुद्ध नगर में कभी 250 से ज़्यादा तालाब हुआ करते थे और उनमें से ज़्यादातर तालाबों पर भूमाफिया ने या कहीं ना कहीं प्रशासन की अनदेखी के चलते लोगों ने या किसी न किसी ने कब्जा कर लिया है। धीरे धीरे उनमें मिट्टी भरती चली गई तो जल के जो स्रोत थे वो जो है खत्म हो गए। तो इसके चलते एक तरफ जल का दोहन हो रहा है, दूसरी तरफ जल के जो नेचुरल स्रोत थे वो खत्म हो गए। तो गौतम बुद्ध नगर इस वक्त डेंजर जोन में है पानी के लिए। ये कहा जाता था कभी बचपन में कि पहली लड़ाई हुई माना धन के लिए, दूसरी लड़ाई हुई डीजल पेट्रोल के लिए जो हम आजकल देख रहे हैं, लेकिन तीसरा जो विश्व युद्ध होगा वो जल के लिए होगा। और यदि हम आज नहीं चेते तो निश्चित रूप से आपकी जो 4-4, 6-6 करोड़ की कोठियां हैं, यदि उनमें पानी ही नहीं आएगा तो फिर इन कोठियों का क्या महत्व रह जाएगा। ला रेजिडेंसिया का संकट सिर्फ एक सोसाइटी की कहानी नहीं, ये उस सिस्टम की तस्वीर है जहां नियम तो हैं लेकिन पालन कराने वाला कोई नहीं, जहां हजारों परिवार हर महीने मोटा मेंटेनेंस देते हैं लेकिन बदले में मिलता है सिर्फ इंतजार और पानी के लिए संघर्ष। आने वाले कुछ समय बाद कोठियों में रहने वाले लोग या जो फ्लैटों में रहने वाले लोग हैं उनको पीने का पानी मैसर नहीं हो पाएगा। तो कैसे इस पर रोक लगनी चाहिए कि कम से कम ये जो पानी का दोहन है इसको बचाया जा सके, रोका जा सके? देखिए, 2 तरीके से रोक लगती है। एक है कि आप प्रशासन ही इसको रोक सकता है, हम और आप जाके कहें तो बिल्डर हमारी क्यों सुनेगा। और
मैं यहाँ पे थोड़ा-सा मतलब जो है एक सहारा ले रहा हूँ एक मूवी का। खाकी मूवी एक थी और उसमें एक डायलॉग था कि यदि सरकार चाहे और पुलिस इजाज़त दे, तो चोरी डकैती तो दूर कोई मंदिर की बाहर की चप्पल नहीं चुरा सकता। तो यदि सरकार की मंशा हो और पुलिस प्रशासन अपना काम ढंग से करे, तो ये हो सकता है। एक समय था कि जो आदमी तो बोल भी देता है, लेकिन एक समय था कि भैंस तो बोल भी नहीं सकती, लेकिन आज हम कहा कि भैंसें ढूँढ ली गई थी इसी उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा, इसी प्रशासन के द्वारा। तो यदि वो पुलिस प्रशासन चाहे तो क्या उन बिल्डरों पे कार्रवाई नहीं कर सकता, वहाँ टीम नहीं भेज सकता? तो एक तो प्रशासन को टीमें बनानी होंगी, कड़े नियम बनाने होंगे, नियम हैं, लेकिन उनको लागू करवाना होगा, अनुपालन करना होगा और ये तब तक नहीं होगा जब तक 2, 4, 6 को जेल नहीं भेजा जाएगा। जब तक उसके उल्लंघन पे उस पे कड़े जुर्माने नहीं लगाए जाएँगे कि बिल्डिंग की जितनी राशि है उसकी कम से कम 10% की राशि उनकी जब्त कर ली जाए, उनका काम रोक लिया जाए। तो जब पीड़ा होगी तो निश्चित रूप से वो हो सकता है कि इस पे कुछ प्रतिबंध लगे, क्योंकि नैतिकता के नाम पे तो सब लोगों में आँखों में सूअर का बाल और शरीर पे गैंडे की खाल हो गई है लोगों के, जो नहीं सोच पा रहे हैं आम जनता के हितों की। मतलब आपका कहना है कि जो भूगर्भ जल विभाग है नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जो इस पर रोक लगाता है वो सही से काम नहीं कर पा रहा है। निसंदेह अगर आप किसी भी चीज को, अब आप देखिए कल परसों इंटर का रिजल्ट आया और आपके बच्चा फेल हो जाए तो आप क्या क्या कहिएगा कि बच्चा पढ़ा नहीं ढंग से? निश्चित रूप से ये तो नहीं कह सकते ना कि बच्चे की कॉपी ठीक से नहीं चेक हुई। तो जब यहाँ पे भूजल रुक ही नहीं रहा और रुकने का सबसे बड़ा कारण दिख रहा है वहां पे कि जो 20 फुट पे पानी आता था वो 200 फुट पे आ रहा है, आखिर जा कहाँ रहा है पानी? पानी तो खूब है, हिंडन नदी भी यहाँ है, यमुना नदी भी इस क्षेत्र में है, उसके बावजूद पानी 200 फुट पे जा रहा है, तो कहीं तो वो निकल के और खराब किया जा रहा है, रिचार्जिंग उसकी हो नहीं रही। तो निश्चित रूप से वो तो परम दोषी हैं, उसके साथ-साथ उस प्रशासन में जुड़ा हुआ, हर कड़ी में जुड़ा हुआ जो भी कोई बड़ा अफ़सर है या छोटा अफ़सर है, जिसको आज महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि वो लाखों रुपए की जो कैसा भी पानी हो उसको खरीद के पी पा रहा है। लेकिन जो गरीब आदमी रह रहा है, छोटी कॉलोनियों में रह रहा है, अनियंत्रित कॉलोनियों में रह रहा है, झुग्गी-झोपड़ियों में रह रहा है, जहाँ पानी की सही व्यवस्था भी नहीं है, कहीं न कहीं उनके लिए 2 पंक्तियाँ कभी कही गई हैं कि दुर्बल को न सताइए वाकी मोटी हाय, मुई खाल की साँस सौ लौह भस्म हो जाए। तो वो जो गरीब आदमी है बद्दुआएँ ज़रूर देता है जब उसका बेटा गरत दूषित पानी पी के बीमारी से मरता है। नियमों की अनदेखी और मैनेजमेंट की नाकामी ने आज ला रेसिडेंसिया के 7,000 से ज्यादा लोगों को पानी के टैंकर्स के भरोसे छोड़ दिया है। अब देखना ये होगा कि इस गंभीर लापरवाही पर सो रहा प्रशासन कब जागता है और इन बेबस निवासियों को इस जल संकट से कब निजात मिलती है। गौतम बुद्ध नगर में भूजल बचाने की लड़ाई नई नहीं है। इससे पहले भी स्थानीय लोगों, सामाजिक संगठनों ने भूजल दोहन के खिलाफ आवाज उठाई थी। लोग सड़क पर उतरे, प्रदर्शन हुए, प्रशासन से कार्रवाई की मांग की गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भूजल बचाने की मांग करने वालों को ही जेल भेज दिया गया। जो लोग पानी बचाने की बात कर रहे थे उन्हें कानून तोड़ने वाला बता दिया गया। आज वही गौतम बुद्ध नगर पानी के संकट से जूझ रहा है। हाई राइज सोसाइटी में लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। टैंकर्स के सहारे जिंदगी चल रही है और दूसरी तरफ हजारों लीटर पानी की बर्बादी के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट और नोएडा में तमाम ऐसे सोसाइटीज़ हैं, ऐसे सेक्टर हैं जहां लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। उसके पीछे कारण है कि जो जल स्तर है, ज़मीन के नीचे जो भूगर्भ जल है उसका स्तर लगातार नीचे गिर रहा है। तो जिससे क्या हो रहा है, तमाम जो ग्राउंड वाटर के लिए जो बोरिंग की गई है वो भी फेल हो रही है। गर्मियों में थोड़ा और गिर जाता है जल स्तर, तो पीने के पानी के लिए लोगों को टैंकर या अन्य साधनों पर निर्भर होना पड़ रहा है। इस समय हम लोग सेक्टर 155 में हैं। आप देख सकते हैं कि लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर बहाने के लिए पानी की बर्बादी 24 घंटे यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं ए सिटी की ये गगनचुंबी इमारत बन रही है और इसका बेसमेंट कई फ्लोर इनको नीचे बनाना है। इसके लिए क्या कर रहे हैं कि जो बेसमेंट का पानी है उसको निकाल कर इस तरीके से बाहर बहाया जा रहा है। ये नालियों में पानी बहाया जा रहा है, जो पानी लोगों को पीने के लिए काम आ सकता है या अन्य लिए काम आ सकता है, उस पानी की इस तरीके बर्बादी हो रही है। ऐसा एक बिल्डर नहीं, सेक्टर 150, 55 और आसपास के तमाम
सेक्टरों में किसानों का कहना है कि ऐसे तमाम बिल्डर हैं जो प्रतिदिन पानी की बर्बादी कर रहे हैं और सरकार और जो प्रशासन है, प्राधिकरण है या भूगर्भ जल विभाग है, वहाँ के बंद करके कहाँ सोया हुआ है, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। देख सकते हैं आप पानी 24 घंटे पिछले 2 साल से इस पानी की बर्बादी हो रही है। इंडिया डेली के लिए वीडियो जर्नलिस्ट मृत्युंजय के साथ संतोष पाठक, नोएडा। और इसी के साथ चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही। इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।